गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पुनः एक बार अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़े आइए और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। हमेशा की तरह मैं अपने 15 बेहतरीन प्रश्नों के साथ लेकर के पुनः उपस्थित हो रहा हूँ। और बच्चों, रेलवे की डेट आ चुकी है, 27 नवंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और इनमें आप ये मान के चलिएगा 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और लगभग मई से लेकर के मैंने आज तक काफ़ी करंट की क्लास ली है। मेरी सारी क्लासेस को आप एक बार ध्यान से पढ़ के जाइएगा। पीडीएफ भी मैंने डाल रखा है ग्रुप में, तो आप अगर एक बार मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको मेरे प्रश्नों में से आपको प्रश्न मिलेगा। और जैसे अभी इधर रेगुलर क्लास मैंने अभी कुछ दिनों से 4 तारीख से स्टार्ट की है, तो इसकी तो मैं पूरी गारंटी लूँगा, 6 मंथ में अगर आप इसको अच्छे से आप लर्न करेंगे तो कोई भी एग्जाम खाली नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जो मैंने पिछली क्लासेस भी ली हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात को भी मैं कहूँगा। ठीक, तो बढ़िया से क्लास को लीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयार करिए। हमेशा की तरह शुरुआत एक अच्छे विचार से। आज का विचार क्या कह रहा है? आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। पढ़ाई का असली मतलब केवल किताबें याद करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि भविष्य की हर चुनौती का सामना कर सकें। सीखते रहो, बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया बात कही है। ठीक, पढ़ाई का असली मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ किताबें पढ़ें। पढ़ाई का असली मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ किताबें पढ़ें, याद करें, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएं। पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि खुद को इतना मजबूत बनाएं कि भविष्य की हर चुनौती का सामना आप कर सकें। ठीक, तो किताबों के साथ साथ आप अपनी मजबूती को भी आप बनाइए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक, तो हम अपने कंपटीशन के दिनों में बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारे अनुभव को सीखते हैं, बहुत सारे तनाव को सीखते हैं। तो बुक पढ़ने से ही आपको नहीं है आपको सफलता मिलेगी, आपको बुक पढ़ने के साथ साथ आपको अपनी मजबूती पर भी फोकस करना होगा। तो आज के विचार का ये सारांश था कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी मजबूती पर भी ध्यान दें और जिससे आप इतना मजबूत हो जाएं कि आपको लाइफ में किसी भी चुनौती का सामना न करना पड़े। तो आज के विचार का ये सारांश था। ठीक, बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले प्रश्न की ओर। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, आंसर देते रहिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। हाल ही में प्रवेग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आना तय है, नमो, वीर, वंदे, इनमें से कोई नहीं। ठीक, प्रवेग द्वारा ये कंपनी है, ये प्रवेग द्वारा ये कंपनी है। प्रवेग डायनेमिक्स एक कंपनी है, एक कंपनी है और ये कंपनी आपकी कहाँ की है? बेंगलुरु में। ये कंपनी आपकी कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया है। ठीक, भारत का पहला। देखिए इस प्रश्न में क्या लगा है? पहला है इस प्रश्न में लगा है, तो जाहिर सी बात है जिस प्रश्न में भी पहला लगा होगा वो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब है कि ये बैटरी से चलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब हुआ है बैटरी से चलेगा और बैटरी से चलेगा और लगभग इस बैटरी की कीमत रेंज जो है 10 लाख किलोमीटर तक है। मतलब ये बैटरी आराम से आपके इस व्हीकल में लगी हुई बैटरी जो है 10 लाख किलोमीटर तक आराम से चल जाएगी। बैटरी से वाहन चलेगा तो इसका मतलब है शोर जो है नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा। ठीक, सेना का वाहन है, यदि शोर नहीं होगा तो ये सेना के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, इसको हम लोग किस लिए प्रयोग करने जा रहे हैं? इसको हम लोग प्रयोग करेंगे गश्त के लिए। ठीक, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे निगरानी के लिए। ठीक, और इसका हम प्रयोग करेंगे जहाँ पर ईंधन की उपलब्धता आसानी से ना हो, ईंधन की उपलब्धता कम हो, वहाँ पर हम इसको प्रयोग करेंगे। आप लोग खटाखट आंसर देते रहिएगा और इसको सुनते रहिएगा कि कौन सा है। ठीक, इसमें लगभग 408 पावर का 408 हार्स पावर का सोचिए इतना ज़बरदस्त इंजन लगा है। 408 हार्स पावर का इंजन लगा है। ठीक, और एक बार चार्ज करने पर ये कम से कम कितने किलोमीटर तक जाएगा? 500 किलोमीटर।
ठीक, ये उसकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं आप इसको मत याद रखिएगा, आप सुनते हुए चलिए, इसको लिख लीजिएगा भले ही, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं याद करनी होंगी। ठीक, ये उसकी मैं विशेषता बता रहा हूँ। ठीक, इसके अतिरिक्त ये एक बार आधे घंटे में, ये आप 30 मिनट में, 30 मिनट से लेकर के आपका 45 मिनट तक, ठीक है, 30 मिनट में लगभग 80% तक ये चार्ज हो जाएगा और 45 मिनट में लगभग आप मान सकते हैं कितने परसेंट चार्ज हो जाएगा, 100%। और पुनः आप इसको 500 किलोमीटर तक चला सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही उन्नत ये वाहन है। अब आते हैं इसके आंसर की ओर। ठीक, खटाखट आंसर आप लोग भेज चुके होंगे, नमो, वीर, वंदे, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका इस भारत के पहले सैन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है वह है वीर। ठीक, वीर। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करंट बम के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप लोग खटाखट आंसर देते रहिए, चाहे सही हो गलत हो, चाहे उससे कोई विशेष फर्क नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन, 101% आएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा। हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? ठीक, मेजबानी करेगा जापान, कनाडा, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये आपका पूछ रहा है वर्ष 2026। अगर आपसे वर्ष 2025 पूछ लेता, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो आपका 22 से 23 नवंबर, मतलब बस कुछ दिनों बाद 22 से 23 नवंबर के बीच आपका दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है। जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, 2025 का ये सम्मेलन। ठीक, G20 है क्या? 19 देशों एवं यूरोपीय संघ, यूरोपीय देशों का संघ है, यूरोपीय संघ, 19 देशों एवं यूरोपीय संघ का एक ये ग्रुप है, का एक ये संगठन है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी, वर्ष 1999 में हुई थी। और इसका कोई जो है स्पेशल मुख्यालय नहीं है, जहाँ जहाँ पे इसकी बैठकें होती हैं वो उसका क्या माना जाता है कि हाँ, वो उस वर्ष वहाँ से सारी चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। जैसे वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, तो ये 1 वर्ष तक माना जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग में है। ठीक, अब अभी 2 साल पहले भारत को भी इसकी मेजबानी मिली थी। वर्ष 2023 में भारत इसकी मेजबानी किया था, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 2024 में ब्राज़ील इसकी मेजबानी किया था। 2025 आपका हो ही रहा है, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। अब पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा क्या है क्वेश्चन में, 2026 कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो ये आपका आयोजित होगा अमेरिका में। ठीक, ये आपका होगा आयोजित अमेरिका में, दिसंबर 2026 में ये आयोजित होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप ये कहें मेरे हिसाब से भी, अगर आप ये कहें कि दुनिया का सबसे मजबूत संगठन कौन है, तो मैं इसी को मानता हूं। कारण पूरे विश्व की 85% जीडीपी, पूरे विश्व की 85% जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसी ग्रुप के पास है। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 75% तक लगभग व्यापार इसी के कब्जे में, 75% व्यापार इसी के कब्जे में है, इसी G20 के पास। 75% आबादी भी इसी के पास है। तो भैया 85 आपकी जीडीपी इसके पास है, 75 आबादी है और 75% व्यापार इन्हीं के पास है, तो इनसे मजबूत कौन हो सकता है? कोई नहीं। अगर यूएन को हटा दिया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ को हटा दिया जाए, तो उसके आगे अगर किसी संगठन की मजबूती पे अगर फोकस करना है तो आप कह सकते हैं कि G20 ही है। ठीक, लेकिन समस्या इसके साथ ये है कि इन देशों में एकजुटता भी होना चाहिए। ठीक, G20 की बैठक, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा, ये एक आर्थिक मंच है, ये जो आपका एक है आर्थिक मंच है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मजबूती के रूप में नहीं दिखाई देता, क्योंकि मजबूती किस मंच से आएगी? राजनीतिक मंच से। ठीक, तो ये मेनली इनका फोकस रहता है व्यापार पे।
ठीक है, अर्थव्यवस्था पे रहता है, इनका जो फोकस होता है वो अर्थव्यवस्था पे होता है। ये आपकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये राजनीतिक मंच होता, राजनीतिक कोई संगठन होता, तो ये बहुत बढ़िया भूमिका निभाता। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ये आर्थिक मंच है और ये विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप की जाए, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग लगभग इन्हीं के पास हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो शिखर सम्मेलन होता है, इसके अतिरिक्त साल भर में इनके वित्त मंत्रियों की बैठक भी होती है। इनके जो केंद्रीय बैंक होते हैं, इनके जो केंद्रीय बैंक होते हैं, उनके भी मुखियाओं की बैठक होती है। जैसे आरबीआई के मुखिया भी जाएंगे, आपके वित्त मंत्री भी जाएंगी, ठीक, जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जहाँ पे इनका अलग से सम्मेलन होता है। ठीक, तो ये शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, मतलब प्रेसिडेंट जाएगा या तो आपका जाएगा प्राइम मिनिस्टर जाएगा। तो ये बैठक 2026 में कहाँ पे हो रही है? ये बैठक आपकी हो रही है कहाँ पर होगी? अमेरिका में होगी। और 2025 की कहाँ हो रही है? दक्षिण अफ्रीका में 22 से 23 नवंबर के बीच में। ठीक, तो खड़ाखड़ आंसर ढूंढिएगा, दीजिएगा और ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपको इतना एक्सप्लेनेशन मिल रहा है वो भी करंट की क्लास में स्टैटिक के साथ, तो आप इस क्लास का जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को वॉच करते हैं, इसको बढ़िया तरीके से तैयार करिए। आपका अगर एक भी करंट का क्वेश्चन या स्टैटिक का क्वेश्चन छूट जाएगा तब आप हमें बताइएगा, क्योंकि इतना जो है डीप एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयार भी करना होगा, तब आप इसका फायदा लेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? ठीक, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है, इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोग आंसर दीजिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मतलब ये भारत के विश्वविद्यालयों भारत के विश्वविद्यालयों के छात्रों की खेल प्रतियोगिता है। भारत के विश्वविद्यालयों के छात्रों की ये खेल प्रतियोगिता है। ठीक, ये है भारत के विश्वविद्यालयों के छात्रों की खेल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में जो है ये प्रतियोगिता आपकी 24 नवंबर से ये प्रारंभ होगी और ये जाएगी आपकी 5 दिसंबर तक। ये आपकी जाएगी कहाँ तक? 5 दिसंबर तक। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इस खेल प्रतियोगिता में लगभग 7,000 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी? लगभग 7,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। लगभग 7,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। तो इस पे ध्यान रखिएगा। 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच ये प्रतियोगिता आयोजित होगी और ये आपकी 5वां संस्करण है। ये आपका कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है, मतलब 5वीं बार ये आयोजित हो रही है। और इनमें से महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में इनमें से जो ये आपका जो स्टेट है जो इस खेल प्रतियोगिताओं को करवा रहा है वो आपका कौन सा स्टेट है? राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में सालूमर्दा थिमक्का का निधन हुआ है, वे कौन थी? ठीक, बहुत बड़ा नाम। ठीक, इनका नाम आला मर्दा थिमक्का भी है। इनका नाम क्या है? एक आला मर्दा थिमक्का के नाम से भी थिमक्का नाम से भी जानी जाती हैं। और आप लोग को हैरानी होगी, लगभग ये 114 वर्ष की आयु में खत्म हुई हैं। कितने वर्ष? 114 वर्ष। इन्होंने जो कमाल किया है, ठीक, आप इनको अनपढ़ कह सकते हैं, इनको आप एक अनपढ़ कह सकते हैं। ठीक, ये एक खदान में काम करती थी। ठीक, एक खदान में काम करती थी। ठीक, अनपढ़ होने के बाद भी इनको पद्मश्री मिला है। इसका मतलब कोई बड़ी चीज इन्होंने की होगी। अब ये पूछ रहा है क्या है? लेखिका है कि पर्यावरणविद हैं कि अभिनेत्री हैं कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो इन चारों में मैं आपको बताना चाहूँगा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? पर्यावरणविद हैं। ठीक, इन्होंने ऐसा कौन सा कमाल किया है? इन्होंने अपने जीवन काल में कर्नाटक में, ये मूल रूप से कहाँ पे हैं, कहाँ की है? कर्नाटक की है। और इन्होंने लगभग
45 किलोमीटर की रेंज में, 45 किलोमीटर के क्षेत्र में अपने जीवन काल में इन्होंने 385 बरगद के पेड़ लगाए हैं। सोचिए, 385 बरगद के पेड़ लगाए हैं इन्होंने। इसके अतिरिक्त अपने पति के सहयोग से लगभग 7000 अन्य पेड़ लगाए हैं। ठीक, पूरा जीवन हम लोग पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के साथ साथ ये हमें भोजन भी देते हैं और इसके साथ साथ हमारे द्वारा जो उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग भी कर ले जाते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, हम अपने जीवन काल में शायद 10 पेड़ भी नहीं उपजा पाते हैं कि जिसकी हम देख रेख कर ले जाएं। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी अपील सभी स्टूडेंट से करना चाहूँगा। जैसे आप सभी लोग अपने जन्मदिन पर जो है कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, तो अगर आप हमारी इस बात के महत्व को समझेंगे तो प्रत्येक वर्ष अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष जरूर लगाएं और उसको जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आप उसको भी जो है सींचते रहिए, उसकी देखभाल करते रहिएगा। तो हो सकता है बुढ़ापे तक आप 40, 50, 60 साल जिस तरह से पेड़ों का आपने संरक्षण किया है, उम्र पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप 100 पेड़ लगा ले जाएं, ये मेरा ये मानना है। तो अगर आप इस तरह से जो है पेड़ों को आगे बढ़ाएंगे, देसी पेड़ लगाइएगा, वो भी देसी पेड़ लगाइएगा, जिससे हम अपने जीवन काल में एक फक्र कर सकें कि हाँ, हमने 100 जीवित लोगों को पाला है। ये जंतु नहीं हैं, ये पादप हैं, ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आप इनकी देखभाल करेंगे और इनको कुछ नहीं चाहिए, आप इनको सिर्फ पानी दीजिए, ये उसी में संतुष्ट रहेंगे। ठीक, प्रकृति का अगर सबसे बड़ा वरदान है तो आपके ये पेड़ हैं, जिनसे हमें सब कुछ आप कह सकते हैं कि आपको जीवित रहने के सारे संसाधन इनसे प्राप्त होते हैं। और इस चीज़ को ये अनपढ़ औरत समझ चुकी थी, इसलिए अपने एरिया में इन्होंने जो छाँव के लिए भी किस पेड़ को इन्होंने चूज़ किया, बरगद, और बरगद के साथ साथ ये 7000 अन्य पेड़ भी लगाई हैं। ठीक, तो इनसे कुछ सीख लेने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको डाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणविद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दीप्ति शर्मा किस राज्य पुलिस में डिप्टी एसपी ठीक के पद पर शामिल हुई हैं? ठीक, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक, पहले तो ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। दीप्ति शर्मा कौन है? क्रिकेटर हैं। क्या है? क्रिकेटर हैं। ये क्यों फेमस हुई हैं? क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं। ये आईसीसी महिला विश्व कप जो भी हुआ, महिला विश्व कप जो हुआ, उसमें ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की गई थी। ठीक, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी, इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। ठीक, बहुत अच्छा था। बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं ये। ठीक, बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाहिने हाथ से गेंदबाजी, ऑलराउंडर हैं। दाएं हाथ से ये गेंद फेंकती हैं, दाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं, दाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं। ठीक, दाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं। अब इनका जो मूल निवास स्थान है वो है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की हैं। आगरा में इनका जन्म हुआ है, आगरा में जन्म हुआ है। ठीक, ये तो था इनका परिचय। अब इनको किस राज्य पुलिस ने डिप्टी एसपी के पद पर सुशोभित किया है? तो जाहिर सी बात है, ये अगर उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हैं तो ये जो काम किया गया होगा वो किसके द्वारा किया गया होगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इतना बताने का मतलब क्या रहा? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया। ये तो इनका व्यक्तिगत जीवन परिचय हुआ, लेकिन अगर आप ये जानते रहेंगे कहाँ के खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश की, तो आपको खटाक से आंसर मिल गया होता कि किस राज्य पुलिस ने, यूपी पुलिस ने इनको डीएसपी पद पर जो है नियुक्ति प्रदान की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दीप्ति शर्मा बनाई गई हैं डीवाईएसपी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, हाल ही में रेलवे ने वैगन सुरक्षा के लिए एआई, देखिए फिर आ गया, 1-2 दिन का गैप हो गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फिर आ गया। एआई आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है? दृष्टि, कवच, चक्रव्यूह, इनमें से कोई नहीं। तो वैगन सुरक्षा मतलब रेलवे के वैगन, आप ये कह सकते हैं रेलवे के डिब्बे,
आप, और ये जिन डिब्बों पे फोकस किया जाएगा, मालगाड़ी के डिब्बे, कि डिब्बे पे, मालगाड़ी के डिब्बे पे, ठीक। अब ये एआई आधारित प्रणाली कौन सी है, नाम तो मैं बाद में बताऊंगा हमेशा की तरह, पहले इसको सीखिए कि है क्या। मालगाड़ी के डिब्बों में देखिए आप, लॉक लगा होता है, क्या लगा होता है, लॉक लगा होता है, सील मुहर लगी रहती है, सील मुहर लगी रहती है। इसके साथ साथ सामान की सुरक्षा भी जरूरी होती है। अभी तक हम लोग इसकी जो चेकिंग करते थे, मैनुअल चेकिंग, मैनुअल चेकिंग मीन्स हुआ व्यक्तियों के द्वारा, किसके द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, बहुत ही लंबा काम होता था, क्योंकि एक मालगाड़ी में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, हर डिब्बे की चेकिंग करना, हर डिब्बे के लॉक को चेक करना, हर डिब्बे में क्वांटिटी चेक करना, ये सब बड़ी समस्या होती थी। इसके बाद भी मानवीय चेकिंग होने के कारण इसमें त्रुटियां आ जाती थी। अब हमने एक नई टेक्निक डेवलप की है, हम पटरियों के किनारे इस जो है निगरानी प्रणाली को खड़ा कर देंगे, ठीक। जैसे ही वैगन जाएगी, डिब्बे जाएंगे, खटाक से ये स्कैन कर लेगा, खटाक से ये प्रणाली इसको क्या करेगी, स्कैन कर लेगी, और तुरंत ही इसकी जांच हो जाएगी, किसकी, सील की जांच हो जाएगी, ठीक है, लॉक सही है कि नहीं, ये इसकी जांच हो जाएगी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली से समय की बचत होगी, बहुत सारी बचत होगी, समय की बचत होगी, मौसम का कोई फर्क नहीं है, मौसम का कोई फर्क नहीं है, दिन हो या रात हो, दिन या रात कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए, ठीक। तो हम एक मशीन अगर लगा देंगे पटरियों के किनारे, तो वो हमारे मालगाड़ी के डिब्बों को स्कैन करेगी, उसकी सारी लोकेशन को तुरंत ट्रांसफ़र करेगी। अगर उसमें ज़रा सा भी डिफेक्ट है तो खटाक से हमारे कंट्रोल रूम को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये डेवलप किया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा। ये टेक्निक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे प्लस आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से ये एआई टेक्निक विकसित की गई है। अगला जमाना एआई का दीवाना, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दुनिया में बहुत तेज़ी से प्रसारित हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और आप लोगों ने जो जनरेशन देखी, जो जनरेशन चल रही है, वो एक बैक परिवर्तन है। एआई जो है बहुत तगड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो ये धीरे धीरे जब हमारे सिस्टम में आना शुरू होंगी सारी चीज़ें, तो हमें इनकी सुविधाओं का पता लगेगा, ठीक। अब आते हैं इसके नाम पर। इसका नाम जो है वो नाम है दृष्टि। इस निगरानी प्रणाली का जो नाम है वो क्या है, दृष्टि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि। खड़ाखड़ा आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके लाइक, कमेंट और शेयर करिए। हाल ही में ह्यूमन पावर इंडिकेटर 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक। ये क्या कह रहा है, देखिए एक इंडेक्स है बौद्धिक संपदा संकेतक 2025, जो किसको संकेत करता है, बौद्धिक संपदा को, मतलब बुद्धिमत्ता को, बुद्धिमत्ता का संकेतक कह सकते हैं, बुद्धिमत्ता का संकेतक कह सकते हैं, ठीक। इसकी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट। भारत को वैश्विक स्तर, पूरे विश्व में पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है। पेटेंट दाखिल मतलब है कि किसी चीज पर व्यक्तिगत किसी चीज पर व्यक्तिगत हक का दावा करना, व्यक्तिगत हक का दावा करना ही क्या है, पेटेंट है। अगर आपने कोई चीज़ डेवलप की है जिसमें पूर्ण रूप से आपकी बुद्धि, आपके कौशल का प्रयोग हुआ है, तो आप भी उस चीज़ के लिए अपना पेटेंट करा सकते हैं। और अगर आपको ये पेटेंट अधिकार मिल गया तो बिना आपकी परमिशन के उस चीज़ का प्रोडक्शन कोई भी कानूनी तरीके से नहीं कर सकता है। तो इसे कहते हैं पेटेंट अधिकार। पेटेंट दाखिल करने में भारत ने लगभग 63,000 पेटेंट दाखिल किए हैं, 63,000 आवेदन दाखिल किए हैं, मतलब 63,000 चीज़ों पे अपना हक जो है जताया है। और ये पूछ रहा है कि पूरे विश्व में भारत की पोजीशन कौन सी है, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। तो इसमें जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका कौन सा पोजीशन, 6वीं पोजीशन है। भारत की पेटेंट आवेदन के मामले में कौन सी पोजीशन है, 6वीं पोजीशन है। और हमारी प्रथम पोजीशन पे देखिएगा किस देश का नाम है,
चाइना। किस देश का नाम है? चीन। चीन जो है पेटेंट दाखिल करने के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 है। अब यही जान लीजिए कि हम और बाकी अन्य देश और चीन जो है नई बुद्धि के मामले में कितना तेज हैं। ठीक, स्थिति खराब नहीं है भारत की, लेकिन यह है कि चाइना देखिए सुपर पावर है। ब्रेन के मामले में सबसे ज़्यादा पेटेंट राइट्स जो है एप्लीकेशन किया है किसने? चीन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठवां। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्या कह रहा क्वेश्चन? हाल ही में सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है? ठीक, पहले समझिएगा क्वेश्चन को कि अपने सदस्य देशों के बीच में आवागमन की वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को इनमें से किस देशों ने जो है स्वीकृति मंजूर की है, और उसका नाम है वन स्टॉप। ठीक, वन स्टॉप। मैं आपको इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उस संगठन जिसका नाम लिखा, देखिए बाल्कन देश, मर्कोसुर, खाड़ी सहयोग परिषद, अफ्रीकी संघ। तो ये जिसका भी ये संगठन है, जिन संगठन की मैं बात हो रही है, उसमें ओमान है, उसमें कतर है, उसमें कुवैत है, उसमें बहरीन है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें यूएई है। ठीक, ये 6 देशों का संगठन है, ये 6 देशों का संगठन है। और इस संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1981 में। किस वर्ष हुई थी? 1981 में हुई थी। और इसने जो अपनी ये नई टेक्निक अपनाई है वन स्टॉप। वन स्टॉप मतलब एक ही स्थान पर मतलब ये 6 देश एक ही स्थान पर जो है सीमा शुल्क दे सकते हैं। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। एक ही स्थान पर अपने सामानों को चेक करवा सकते हैं। ठीक, एक ही स्थान पर ये अपनी वस्तुओं का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये मामला है क्या? जैसे हम 5-6 देश, 4 देश अलग अलग देशों की जो है यात्राओं को ना करके, या अलग अलग देशों में इन चीज़ों का पालन ना करके सिर्फ एक जगह पे एक स्टॉपेज बना लें कि जहाँ पे हमारे सारे सामान चेक हो, हमारे सारे पेपर चेक हो, हमसे सारे टैक्स लिए जाएं, ठीक है, हमारी हर चीज़ों का सलूशन एक ही जगह पे मिले, तो उस चीज़ को हम कहते हैं वन स्टॉप यात्रा प्रणाली। वन स्टॉप यात्रा प्रणाली। और इनमें से जो अपनाया गया है, जिन देशों ने अपनाया है, उस देश के संगठन का नाम है खाड़ी सहयोग परिषद। ये आपका कौन सा है? गल्फ कोऑपरेटिव यूनियन खाड़ी सहयोग परिषद काउंसिल। इस खाड़ी सहयोग परिषद के ये 6 देश सदस्य हैं, 6 देश सदस्य हैं। और ये जो है अपने एक ही स्थान पे सारी चीज़ों को करेंगे, और इस चीज़ को कहा जाता है वन स्टॉप यात्रा। कौन सी यात्रा? वन स्टॉप यात्रा, इस चीज़ को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, खाड़ी सहयोग परिषद। बढ़िया आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ये सारी चीज़ों की गारंटी मेरी रहेगी। आपका सिर्फ काम इतना है कि आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्लास को सुने और देखें। लिखने वाला काम जो है बाद में, पहले समझिए, उसके बाद जो है आगे बढ़िए। हाल ही में जल संचय जन भागीदारी पहल, हाल ही में जल संचय जन भागीदारी, इस पहल के तहत जल संचय जन भागीदारी, ये देखिए थोड़ा इसको कॉम में मिलाइए, जल संचय जन भागीदारी, इस देखिए JSJB जल संचय जल भागीदारी पहल के लिए तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, जल का संचय करना है, और इस जल के संचय में कितने जन की भागीदारी है? कितने जन की भागीदारी है? कितने जन की भागीदारी है? ठीक, तो ये अभियान है, ये पहल है, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले का राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है किस स्टेट को? महाराष्ट्र को।
ठीक, तो देखिए संरक्षण है, संरक्षण और संचय दोनों में अंतर है। संरक्षण बचाया जा रहा है, संचय जो है उसको कलेक्ट किया जा रहा है, इन दोनों पे डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसमें से आपको ये बताना है कि किस स्टेट का ये आंसर है। तो महाराष्ट्र तो कट गया, ठीक। अब बचे 3, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है वो मुख्य रूप से आपके साउथ इंडिया में है, और साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और तमिलनाडु बहुत ज़्यादा इस समस्या से ग्रसित है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है, ठीक है, मैंने खुद भी देखा है कि जैसे लोग पानी की उपलब्धता होने के बावजूद भी एक निश्चित समय में जो है पानी का उपयोग करते हैं और पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक। और ये खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी, आपको तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? सर्वश्रेष्ठ राज्य की। तो वो राज्य आपका कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बड़ी जन भागीदारी के साथ जल का संचय किया है, और इसी कारण जो है उसको जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना, ठीक। क्वेश्चंस को पहले आप सीखा करिए, समझा करिए, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया करिए, अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएगा अगर आप कंसंट्रेट होकर के क्लास को लेंगे। अगर साथ में लिखते हुए चलेंगे तो आप कभी भी क्लास में किसी भी टीचर के साथ जो है आप लिखा मत करिए, पहले टीचर क्या कह रहा है उसको आप सीखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया है? ठीक, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर, ठीक। तो इसका मैं राइट आंसर आपको दे दे रहा हूँ, दिवस से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 नवंबर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप इसलिए क्यों इसको मनाते हैं। तो 16 नवंबर 1966 में ही प्रेस विकास परिषद की स्थापना हुई थी भारत में। प्रेस विकास परिषद की स्थापना हुई थी, पुनः 1975 में इसको भंग किया गया और इसकी पुनः स्थापना हुई थी 1979 में। तो ये प्रेस विकास परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में ये आपका 16 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। प्रेस मतलब क्या हुआ? पत्रकारिता से रिलेटेड है। ये आपका किससे रिलेटेड है? पत्रकारिता से रिलेटेड है, ठीक। अगर आपसे कोई ये कहे, अब देखिए स्टडी का पोर्शन, भारतीय पत्रकारिता के जनक अगर आपसे कोई पूछे भारतीय पत्रकारिता के जनक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये रिलीज़ किया गया था, लेकिन ये यूरोपीय थे, ठीक। अगर आपसे कोई कहे कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, उद्दंड मार्तंड ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जुगल किशोर जी के द्वारा संपादित, ठीक। तो ये प्रेस से रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट्स हैं, इनको भी आप सीखिएगा कि पत्रकारिता से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण है, ठीक। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, भारतीय पत्रकारिता के मुक्तिकर्ता कहे जाते हैं मेटकाफ महोदय, जिन्होंने भारतीय प्रेस को एक स्वतंत्र भूमिका प्रदान करने में मदद की थी, ठीक। तो ये आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 16 नवंबर 1966 में प्रेस विकास परिषद की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में हर साल हम लोग 16 नवंबर को ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 नवंबर। बढ़ते हैं करंट बम के 11वें क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? ताशकंद, अस्ताना, नई दिल्ली, दुशाबे, ठीक। कौन सा अभ्यास है? देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज तो मैं लगभग रोज लेके आता हूँ, सैन्य युद्ध अभ्यास। आज मैं लेके आया हूँ साइबर युद्ध अभ्यास, रणनीतिक साइबर युद्ध अभ्यास में लेकर के आया हूँ। और इस रणनीतिक साइबर युद्ध अभ्यास के में भारत ने और किन देशों ने? मध्य एशियाई देश। कौन कौन से? कजाकिस्तान। कौन सा देश? कजाकिस्तान। और कौन सा देश? तजाकिस्तान। दोनों अलग अलग देश हैं, सब यूएसएसआर से, पुराने सोवियत संघ से अलग हुए हैं। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान।
तुर्कमेनिस्तान ये देश था, ठीक। और उज्बेकिस्तान और कौन सा देश था? किर्गिस्तान। और कौन सा देश था? किर्गिस्तान। ये इतने देश मिल करके किसके साथ? भारत के साथ। किसके साथ? भारत के साथ इन्होंने साइबर क्राइम पर एक युद्ध अभ्यास किया था, ठीक। और इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य के सूनापुर और पुरी नाम दे दिया? समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है। आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। आप आंसर दीजिए, लेकिन मैं मैटर की बात करता हूँ हमेशा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। आंसर तो आप रट ही लेंगे। ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक है क्या? ये एक मानक है, स्टैंडर्ड है, जो FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रतिवर्ष नहीं, ये आपको प्रदान किया जाता है। जैसे हम लोग रामसर साइट्स घोषित करते हैं, वैसे ही इनका भी कुछ सिस्टम है, ठीक। और ये जो आपका एक टैग है, एक मानक प्रमाण पत्र है कि हाँ, ये समुद्र तट जो है हर तरह से क्या हैं, जो है वो अच्छे हैं। तो ये जो संस्था कराती है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये क्या देखती है? ये सबसे पहले देखती है स्वच्छता। सबसे पहले उस समुद्र तट पे क्या देखती है? स्वच्छता। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, ठीक। इसके बाद ये देखती है लोगों की सुरक्षा। लोगों की क्या देखती है? सुरक्षा देखती है। इसके साथ ही उस स्थान पर मानव निवास के चांस देखती है। इन सब मानकों को देखते हुए उस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग एक मानक दिया जाता है कि हाँ भैया, आइए इन समुद्र तटों पर आप स्वच्छंद होकर के पूरा जो है आनंद ले सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। तो ये एक्चुअल में मानक जो प्रदान किया जाता है, ये स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये टैग प्रदान किया जाता है, ठीक। बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जाता है, ठीक। तो ये सूनापुर और पुरी समुद्र तट नाम से स्पष्ट है कि पुरी कहाँ पे है? आपका ये जो आपका समुद्र तट है, आपका कौन है? उड़ीसा। ये आपका कौन सा समुद्र तट है? उड़ीसा। उड़ीसा के समुद्र तट पर, उड़ीसा के इन दोनों समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मानक मिला है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सेना से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, सेंट्रल डिफेंस मिनिस्ट्री ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद के लिए, मतलब ये कौन सी मिसाइल खरीद रही है? एंटी टैंक, जो है टैंक को नष्ट करे ऐसी मिसाइल, ठीक, की खरीद के लिए इसमें से किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता लगभग 3000 करोड़ का है। ये समझौता लगभग 3000 करोड़ का है। आपका भारत का रक्षा बजट बहुत है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत लंबा बजट है आपका रक्षा बजट, बहुत पैसा आप फूकते हैं, ठीक। तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अर्थ मूवर्स। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन मिसाइलों की क्या रेंज होगी? हाँ, इन मिसाइलों की रेंज होगी 5000 मीटर, मतलब 5000 मीटर
मतलब 5 किलोमीटर दूर से 5 किलोमीटर दूर से आप दुश्मन के सेना के टैंक को क्या कर सकते हैं, इन मिसाइलों के द्वारा एकदम सटीक रूप से आप क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए समझौता किया है। खटाखट आंसर देते रहिएगा और लास्ट तक क्वेश्चन में बने रहा करिए, एकदम मन लगा करके सारी क्लासेस को लिया करिए। कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको ये नहीं लगेगा कि जो है यूज़फुल नहीं है, और एक्सप्लेनेशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हाल ही में WHO की वैश्विक क्षय रिपोर्ट, ठीक, एनुअल ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहाँ हुई है? ठीक, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन। तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है कौन सी रिपोर्ट आपकी रिलीज़ किया है? क्षय रोग से संबंधित, टीबी से, जिसे आप लोग कहते हैं क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है, इसे तपेदिक भी कहते हैं, इसे टीबी भी कहा जाता है। ठीक, टीबी क्यों कहा जाता है अभी मैं बताऊंगा। ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहाँ हुई है? भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और चीन। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में टीबी के मामलों में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई है। टीबी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया है जिससे फैलता है, और ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति के खांसी या वायु के द्वारा या जल के द्वारा ये संक्रमण होता है, और जिससे श्वसन संबंधी दिक्कतें होती हैं। ठीक, श्वसन संबंधी दिक्कतें होती हैं, और इस रोग में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है लास्ट ईयर में। आपके किस देश में? भारत में, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। बढ़ते हैं आज की करंट बम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? रितेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, सोनम वांगचुक, इनमें से कोई नहीं। टाइम मैगजीन, अगर आपसे कोई ये कहे कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक राजनैतिक पुस्तक कौन सी है, तो सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है टाइम मैगजीन। और ये हर साल 100 प्रभावशाली लोगों में की एक लिस्ट जारी करती है कि विश्व में कौन 100 प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनमें से पूछा गया है किस भारतीय को इसमें शामिल किया गया है, और ये आपके कौन हैं? सोनम वांगचुक और फंगसू वांगडू। ठीक, इनका नाम नहीं है, लेकिन ये इस नाम को मैं लिखूंगा नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो बहुत ही अच्छी मूवी है। उसमें एक किरदार है फंगसू वांगडी का, जो एक नई शिक्षा पद्धति की वकालत करता है और एक नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है, और ये उसी एरिया में उसको दिखाया गया है, और उसी एरिया से है ये, और वो एरिया आपका कौन सा है? लद्दाख। इनका एक ऑपरेशन बहुत फेमस हुआ था, एक कार्यक्रम बहुत फेमस हुआ था, ऑपरेशन न्यू होप। इनके बारे में मैं बहुत कुछ बताता, लेकिन समय की दिक्कत है। ऑपरेशन न्यू होप इन्होंने चलाया था, और इन्होंने वर्तमान शिक्षा पद्धति को लद्दाख के हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति को परिवर्तित करने के लिए आंदोलन चलाया था, और उसका नाम था ऑपरेशन न्यू होप, नई आशा की किरण। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़, पर्यावरणविद भी हैं, इन्वायरमेंट पे इन्होंने बहुत काम किया है, और ये अपने लद्दाख में प्राकृतिक ग्लेशियरों के निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। कुल मिला के इनके पास इतनी योग्यता है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और इनकी टेक्निक्स एकदम अलग हैं, इनके पढ़ाई का तरीका एकदम अलग है, और ये चाहते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को इससे क्या किया जाए?
परिवर्तित किया जाए। और इस समय इनका नाम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों में इनको शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सोनम वांगचुक, लद्दाख। ठीक, तो ये थे आपके आज की करंट बम के जो है 15 बेहतरीन प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।